1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों की क्रूरता भारतीयों पर और भी बढ़ गई थी। अंग्रेजों ने अपने अत्याचारों से भारत को विनाश करने का वो तांडव रचना चाहा था, जिसमें आने वाले समय में वे भारत का अस्तित्व भी मिटा देना चाहते थे, ताकि वे भारत पर सदा के लिए शासन कर पाएं। दोस्तों, लेकिन इस प्रकृति का भी एक असूल है। अगर वो एक हाथ लेती है तो वो दूसरे हाथ देती भी है। जब परिस्थितियां समय के अनुकूल हो जाती हैं तो ये प्रकृति और भी सक्रिय हो जाती है। अगर भारत के इतिहास को ध्यान से देखा जाए तो जब जब विदेशी शासकों ने भारत पर अपना शासन चलाना चाहा है, तब तब भारत की धरती पर ऐसे पराक्रमियों और शूरवीरों ने जन्म लिया है, जो अपनी आंखों में एक आजाद भारत का सपना लिए बड़े हुए और जिनके सर पर भारत को आजाद कराने का एक जुनून सवार है। उसी दौरान सन 1883 महाराष्ट्र के नासिक जिले में भगूर नामक गांव में चित्पावन वंशीय एक ब्राह्मण परिवार में 28 मई 1883 को एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम विनायक रखा गया। इस बालक के पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता राधाबाई थे। विनायक यानी विघ्नहर्ता, जो हर विघ्न को हर ले, हर मुसीबत को पार कर जाए। आगे चलकर इसी बालक विनायक को एक वीर की उपाधि दी गई, जिनका आजादी की लड़ाई में एक अतुल्य योगदान था। और भारत के इतिहास में इसी बालक ने अपना स्थान स्वतंत्र वीर सावरकर के रूप में बनाया। बचपन से ही विनायक ऐसे परिवार में पले बड़े जहां पर उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए गए। उनके माता पिता की वेदों, उपनिषद और पुराणों के प्रति बहुत ही गहन निष्ठा थी और वे हर रोज उनका अध्ययन करते थे। विनायक जब अपने माता और पिताजी को प्रतिदिन ऐसा करते देखते थे तो बचपन से ही उनके जीवन में मानव मूल्यों का एक मजबूत आधार बन गया। देखा जाए तो उनके माता पिता दोनों ही हिंदुत्व विचारों को मानने वाले थे। दोस्तों, आमतौर पर जब भी हिंदुत्व शब्द की बात उठती है तो समाज इस शब्द के मतलब को एक अलग ही दिशा में ले जाता है, जो समाज में गलतफहमियां पैदा कर देता है। कई लोग ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि इस शब्द हिंदुत्व का क्या सार है। अगर आप सोचते हैं कि हिंदुत्व एक धार्मिक पहचान है तो आप गलत हैं। हिंदुत्व एक विचारधारा है जो उन सभी को एकजुट करना चाहती है जो अपने देश भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं और जो मानते हैं कि उनके पूर्वज भारत की मिट्टी के पुत्र थे। हिंदुत्व विचारधारा किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये उन लोगों को एकजुट करता है जो भारत को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। हिंदुत्व हमारी सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। बचपन से ही विनायक जी के पिता उन्हें भारत के वीर महापुरुषों के बारे में कहानियां सुनाते थे, तो विनायक उन्हें सुनकर बहुत खुश होते थे। बचपन ही वो नींव थी जहां उनके दिल में ये विचार आने लगा कि जब वे बड़े होंगे तो वे भी अपने राष्ट्र की अंग्रेजों से हिफाजत करेंगे। विनायक जी के 3 भाई बहन और थे। उनके बड़े भाई का नाम गणेश, छोटे भाई का नाम नारायण और उनकी बहन का नाम मैना था। जब विनायक जी 10 वर्ष के थे तो उनकी माताजी राधाबाई का देहांत हो गया था। दोस्तों, माँ शब्द ही अपने आप में हर किसी के जीवन का सहारा होता है। असमय माँ की मृत्यु हो जाने से विनायक जी के परिवार को बड़ी कठिन घड़ी का सामना करना पड़ा, लेकिन विनायक जी के पिता ने ही उनकी माँ की जिम्मेदारियां संभाल ली और घर के बाकी सदस्यों ने घर के दूसरे कार्य संभालने शुरू कर दिए। दोस्तों, जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से अपने सुख और दुख प्रकट करता है, उसी तरह विनायक जी ने अपनी कुल देवी सिंहवासिनी दुर्गा को ही अपनी माँ का दर्जा दिया और उनकी साधना करने लगे और वे अपनी कुल देवी से स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का वर मांगते थे। उस समय उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया था और उनका लक्ष्य था हिंदू राष्ट्र की स्थापना। इस लक्ष्य की तैयारी उन्होंने अपने विद्यालय से करनी शुरू कर दी थी, जहां पर उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ एक समूह बना लिया था और उनका ये समूह एक तरह से अंग्रेजों से लड़ने वाली एक सेना ही थी।
अपने आप को आने वाले समय में एक वीर योद्धा की तरह साधने के लिए उन्होंने इसका प्रशिक्षण अपने विद्यालय से ही लेना शुरू कर दिया था, जैसे धनुष बाण और तलवार चलाना। अपनी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई विनायक जी ने अपने गांव की एक पाठशाला में पूरी की। इसके बाद उनकी आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें नासिक भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने अंग्रेजी सीखी। नासिक में भी उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ एक देशभक्ति मंडली बना ली। विनायक बचपन से ही बहुत सुंदर कविताओं की रचना करते थे और उनका देश के प्रति प्रेम उनकी कविताओं में भी छलकता था। धीरे धीरे उनकी कविताएं मराठी समाचार पत्रों में भी छपने लगी। उनकी कविताओं को सुनकर उनके संगी साथियों को अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्त कराने की एक अलग ही प्रेरणा मिलती थी। धीरे धीरे उनकी कविताएं इतनी प्रचलित हो गईं कि जब वे अंग्रेजों के कानों में पड़ने लगी तो उन कविताओं में जो देशभक्ति का संदेश उन्हें मिलता था तो उन्हें सुनकर वे नाखुश हो उठते थे और उनकी कविताओं को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया। दोस्तों, 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने बुरी तरह से कुचल दिया था, लेकिन उस क्रांति की आग को अंग्रेज युवा भारतवासियों के दिल से बुझा नहीं पाए थे। विनायक जी की ये कविताएं युवाओं के अंदर इस आग की तपिश को और भी तेज कर रही थीं। उसी दौरान ईयर 1897 में पुणे में प्लेग की भयंकर महामारी फैल गई और हर बार की तरह इस बार भी अंग्रेजों ने प्लेग पीड़ित भारतीयों के प्रति बहुत लापरवाही बरती और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति ऐसा रूखा व्यवहार देखकर चाफेकर बंधु, जिन्हें भारत की आजादी की लड़ाई के प्रथम क्रांतिकारियों के नाम से भी जाना जाता है, चाफेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर को ऐसे व्यवहार के लिए दोषी माना और एक दिन मौका देखकर उस कमिश्नर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद चाफेकर बंधुओं को फांसी की सजा सुना दी गई। अंग्रेजों की इस हरकत से विनायक जी को अंदर से झकझोर कर रख दिया और उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इस घटना के बाद उन्होंने आगे की योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने एक मित्र मेला संस्था की रचना की और गणेशोत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना शुरू कर दिया। इन कार्यक्रमों की मदद से वे देश के युवाओं को देश प्रेम के लिए प्रेरित करने लगे। ईयर 1901 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली और उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला ले लिया और शीघ्र ही यहाँ पर भी उन्होंने अपने कई सहपाठियों को देशभक्ति के लिए उजागर करना शुरू कर दिया। सावरकर जी की रचनाओं के बारे में क्या कहना। उनमें देशभक्ति के लिए एक अलग ही जुनून दिखता था। उनकी कविताओं को जब लोकमान्य तिलक जी ने पढ़ा तो वे भी उनसे बहुत प्रभावित हुए और लोकमान्य तिलक जी ने उनका मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। 22 अगस्त 1906 में सावरकर जी ने पुणे के बीच बाजार में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे लोकमान्य तिलक जी और इस मौके पर सावरकर जी ने बड़ा जोरदार भाषण दिया, जिसे सुनकर लोकमान्य तिलक जी को एक संकेत मिला कि अगर आने वाले समय में कोई उनका उत्तराधिकारी है तो वे सावरकर ही होंगे। इस घटना की कई समाचार पत्रों ने खूब आलोचना भी की, जिसके डर से सावरकर जी को फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन उन्हें बंबई कॉलेज से बीए की परीक्षा देने की अनुमति मिल गई और उन्होंने वहां से बीए पास भी कर लिया था। सावरकर जी छत्रपति शिवाजी को अपना बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत मानते थे और इसी आधार पर उन्होंने अभिनव भारत नाम की एक प्रसिद्ध संस्था की स्थापना करी। इस संस्था में वे अपने क्रांतिकारी साथियों को वीर शिवाजी के उदाहरण देकर क्रांतिकारियों को प्रेरित करते थे और उन्हें बताते थे कि उन्हें अंग्रेजों के अत्याचार को नष्ट कर अपने राष्ट्र को स्वाधीन कराना है। सावरकर जी के अंदर भाषण देने की ऐसी अचूक कला थी कि वे लोगों के दिलों में राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना जगा देते थे और उन भावनाओं को क्रांति में बदलने की भी वे अचूक क्षमता रखते थे। उन दिनों विदेशों में पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारी युवा का बहुत नाम था और वे विदेश से ही प्रतिभाशाली छात्रों को इंग्लैंड की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्तियां यानी स्कॉलरशिप्स देते थे।
लोकमान्य तिलक जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा से सावरकर जी के लिए बात करके उनके लिए शिवाजी छात्रवृत्ति देने को कहा और 9 जून 1906 को सावरकर जी बंदरगाह से लंदन के लिए रवाना हो गए। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा आर्य समाज की विचारधारा रखते थे और वे लंदन में इंडिया हाउस को चलाते थे और इसी इंडिया हाउस में आकर सावरकर जी रहने लगे। ईयर 1906 में सावरकर जी ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें भाई परमानंद, मदनलाल ढींगरा, लाला हरदयाल और महेश चरण सिन्हा आदि जैसे क्रांतिकारी युवा भी मिल गए। इस सोसाइटी ने बड़ी तीव्रता से अपना काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, सावरकर जी का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था कि उनको हर कीमत पर देश की आजादी चाहिए थी, जिसके लिए वे क्रांतिकारियों को बहुत अच्छे से समझाते थे कि अंग्रेजी शासन का भारत देश में तभी अंत हो सकता है जब भारतीय युवक भारत के लिए अपने हाथों में शस्त्र उठा लें और अंग्रेजों पर वार करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। दोस्तों, आने वाले समय में अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए सावरकर जी ने विदेश में ही रहकर विदेशी सत्ता का सामना कैसे किया? क्या कारण था जिसकी वजह से सावरकर जी राम और रामायण को भारत की आत्मा मानते थे? जानने के लिए बने रहिए